हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम यहाँ बात करने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ग्रुप में सेकंड सब्जेक्ट जो कि है ऑडिटिंग। अंकेक्षण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसमें जो है हम यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है अंकेक्षण, हम पहले उसका मीनिंग समझ लें कि अंकेक्षण का आशय क्या होता है। तो अंकेक्षण मीन्स किसी व्यापारिक संस्था के हिसाब किताब को जांचने की एक प्रक्रिया है जो इस आधार पर चेक किए जाते हैं जो उनके द्वारा प्रमाणक रखे हुए हैं। अंकेक्षण ऑडिटिंग मतलब यदि हम देखें तो अंकेक्षण मीन्स क्या होता है, किसी संस्था के द्वारा रखे गए अपना हिसाब किताब। तो संस्था जो है क्या रखती है हिसाब किताब में, संस्था के द्वारा हिसाब किताब के रूप में रखे जाते हैं क्या, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और कैश बुक्स, रोकड़ पुस्तकें रखी जाती हैं, क्रय पुस्तकें, परचेज बुक, सेल्स बुक। इस तरीके की बिजनेसमैन के द्वारा अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, हिसाब किताब को रखने के लिए जो पुस्तकें रखी जाती हैं, तो इन पुस्तकों में रखे गए हिसाब की शुद्धता की जांच करना, सत्यता की जांच करना कि जो हिसाब किताब रखा गया है वह बिल और जो प्रमाणक रखे हुए हैं, मतलब जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है वह सही है। ठीक है, तो यदि आपको जो है अब इसकी परिभाषा लिखने को आती है तो आप क्या लिखेंगे, तो अंकेक्षण का आशय किसी भी व्यापारिक संस्था के हिसाब किताब की आलोचनात्मक जांच है जो कि इस आधार पर की जाती है जिस आधार पर ये हिसाब किताब, प्रमाणक और बिल रखे गए हैं। साथ ही अंकेक्षण की प्रक्रिया के द्वारा हिसाब किताब में होने वाली गड़बड़ी का पता लगाया जाता है और उन त्रुटियों को संस्था को सूचित किया जाता है। तो ये होता है अंकेक्षण। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में हम समझें, खातों की जांच करना, अकाउंट्स की जांच करना। अब जांच हम कैसे करते हैं, जो अकाउंट में यदि हमने लिखा है कि 10,000 रुपए का माल परचेस किया, तो अब जो 10,000 रुपए का माल परचेस किया है तो उसके लिए क्या लगाया होगा, क्रय बिल लगाया होगा व्यापारी ने। तो अंकेक्षक जो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंट होता है, उसका काम ही रहता है कि जो 10,000 रुपए का क्रय बिल लगा है वह बिल जो है उसके लिए है नहीं है, जो राशि लिखी गई है वो सही है या नहीं है। तो अंकेक्षण का आशय समझ में आया। सिंपल शब्दों में हम लिखेंगे किसी व्यापारिक संस्था के खातों की जांच करना, और विस्तृत शब्द में मैंने बताया। ठीक है, अब जो है हम आशय के बाद इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अंकेक्षण जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आप डेफिनेशन और अच्छे से लिख पाओ। तो पहला होता है एक कंपनी या संस्था का होना। अंकेक्षण जो है वो किसी कंपनी या संस्था का होगा। ठीक है, दूसरा है निश्चित समयावधि। ऑडिटिंग हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, निश्चित समयावधि के लिए होती है, और इसके अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अलग अलग प्रकार के हिसाब से टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग होता है। फिर इसके बाद है अंकेक्षक। अंकेक्षण का कार्य बिना अंकेक्षक के संभव नहीं है, तो अंकेक्षक जो है बहुत जरूरी है। तो हिसाब किताब की जांच करने के लिए अंकेक्षक का होना बहुत जरूरी है। फिर अगला क्या चाहिएगा आपको, अंकेक्षण कब अधूरा है, प्रमाणक। प्रमाणक मतलब किस चीज के प्रमाण चाहिए आपको, किस चीज के जो है वाउचर चाहिए, इंग्लिश में इसको वाउचर कहते हैं। तो किस चीज के वाउचर चाहिए, जो भी व्यापारी के द्वारा हिसाब किताब रखा गया है उसके वाउचर होना जरूरी है, तभी तो अंकेक्षक जो है हिसाब किताब को चेक कर पाएगा। तो अंकेक्षण में जो है वाउचर का होना बहुत जरूरी है।
फिर पांचवा जो है आपका नियमों का पालन। अंकेक्षण का कार्य जिस संस्था का किया जा रहा है उस संस्था के नियमों का पालन करना जरूरी है और ये हर संस्था के हिसाब से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो नियमों का पालन करना जरूरी है। जैसे यदि किसी बैंक का अंकेक्षण हो रहा है, किसी बीमा संस्था का हो रहा है, किसी कंपनी का अंकेक्षण हो रहा है, तो वहां उस कंपनी के कौन से नियम हैं, उन नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है। फिर है सत्यापन। अकाउंटेंट ऑडिटर जो होता है, अंकेक्षक जो होता है, उसे पूरा चेकिंग करने के बाद, प्रमाणन के हिसाब से चेकिंग करने के बाद एक रिपोर्ट देनी होती है, सत्यापन की रिपोर्ट देनी होती है। मतलब उसे इस बात की जो है डिक्लेरेशन देनी होती है कि व्यापारी के द्वारा रखे गए बिल और वाउचर जो है वो सही हैं, और यदि कुछ कहीं गलत लगता है तो वो रिपोर्ट में वैसी चीजें लिखता है। तो सत्यापन का कार्य अंकेक्षण में किया जाता है। और सातवां लास्ट है प्रतिवेदन। अंकेक्षक जो है, ऑडिटर जो है, उसके द्वारा सबसे लास्ट में रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये सब चीजें जो है आप जब परिभाषा लिखें तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, और यदि विशेषताएं आती हैं तो आप उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लेखा कर्म और अंकेक्षण में क्या अंतर है। शॉर्ट में आ सकता है आपको, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, लेखा कर्म और अंकेक्षण, इसके बीच में अंतर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आधार। अंतर का क्या आधार होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि कार्य। लेखा कर्म में क्या कार्य करते हैं हम, अकाउंटिंग में हम क्या कार्य करते हैं, जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको लिखना। ठीक है, तो हम व्यवसायिक सौदों को क्या करते हैं, लिखते हैं, व्यवसायिक सौदों को लिखना। ठीक है, और अंकेक्षण में हम क्या करते हैं, जो व्यवसायिक सौदे लिखे हैं उसको चेक करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा पूरी लिख देना, आप सत्यापित करते हैं। दूसरा हम लिखेंगे योग्यता। लेखा कर्म के कार्य के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, लेखा कर्म का कार्य कर सकता है, अकाउंटिंग कर सकता है। तो सामान्य योग्यता वाला। और अंकेक्षण का कार्य, अकाउंट को चेक करने का काम कौन करेगा, केवल सीए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, केवल वही कर सकता है। तो विशिष्ट योग्यता की जरूरत जो है यहां पर पड़ती है। ठीक है, फिर प्रारंभ। लेखा कर्म का कार्य कहां शुरू होता है, जैसे ही कोई व्यावसायिक सौदा किया, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, वहां पे लेखा कर्म शुरू हो जाता है। अंकेक्षण कब शुरू होगा, जहां लेखा कर्म समाप्त होता है, जहां लेखा कर्म समाप्त होता है। जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी, जब तक आपके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा व्यापार खाता, लाभानी खाता, चिट्ठा नहीं बना लिया जाएगा, तब तक अंकेक्षण नहीं हो सकता है, वो होना जरूरी है। फिर रिपोर्ट। लेखा कर्म में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है, किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है। और अंकेक्षण में क्या है कि रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, फिर हम देखें जन्म। तो अकाउंटिंग का जन्म जो है वो माना जाता है 1494 में, और अंकेक्षण का जन्म जो है वो माना जाता है 1913 में। यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अंकेक्षण का जन्म जो है कब हुआ है, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं और यहाँ डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और आप डाल सकते हैं इसमें नियम। तो लेखा कर्म के निश्चित नियम होते हैं कि आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, व्यापार खाता जिस फॉर्मेट से बनता है उसी फॉर्मेट से बनेगा। लेकिन अंकेक्षण में कंपनी के नियम के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते हैं। जो ऑडिटर होता है वो अपने हिसाब से नियमों को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपको यदि लेखा कर्म और
अंकेक्षण में डिफरेंस आए तो आप ये लिख सकते हैं, ये नोट करते रहे आप। अब जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का है वो हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है आपका ऑडिटिंग के उद्देश्य, अंकेक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य पे हम बात करें तो एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। एग्जाम में यदि आपको आता है तो आप जो है कोशिश करिए कि आप भी डायग्राम जो है वो बनाए। थ्योरी क्वेश्चन में कोशिश करिए कि आपके डायग्राम्स जो है वो पूरे रहें। सबसे पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, ये तो आप लोग बता सकते हैं। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खातों की जांच करना। इसमें वही परिभाषा लिख दीजिए कि किसी व्यापारी के द्वारा जो हिसाब किताब रखा गया है, जो अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, वह वाउचर मतलब प्रमाणन के आधार पर सही है या नहीं है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इन सब बातों की जांच करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यही उसका मेन पर्पस है। ठीक है, फिर तो पहला हम मुख्य उद्देश्य क्या लिख देंगे यहाँ पे? खातों की जांच करना। लैंग्वेज जो है थोड़ी चेंज कर सकते हो, हिसाब किताब की जांच करना। दूसरा सत्यता की जांच करना। इसी के सब समझ लो इसको, पर लिखना है चूंकि तो हम 2-3 पॉइंट बना लेते हैं। सत्यता की जांच करना, हम किस चीज की जो है वेरिफिकेशन करेंगे कि व्यापारी के द्वारा जो वाउचर रखे गए हैं और पुस्तकों में जो एंट्री की गई है उसमें मिलान है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, तो उसकी जांच की जाती है। फिर दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य ये भी एक्चुअल में ऑडिटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सहायक उद्देश्य, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो पहला है आपका त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, एक्चुअली में ऑडिटिंग जो है कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी जो है, एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप फर्म या एनजीओ जो रहती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती हैं, वो अपना ऑडिट करवाती हैं या सरकार के नियमों के अनुसार भी उन्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। क्यों होता है? कि जहां भी उन्हें यह संदेह होता है, किसी भी व्यक्ति को संदेह होता है कि इस संस्था में रखे गए अकाउंट्स जो हैं, जो अमाउंट लिखी जा रही है, जो बिल और वाउचर लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, तो फिर वहां पर ऑडिटिंग करवाई जाती है, अंकेक्षण करवाया जाता है, पूरी चेक करवाई जाती है। तो सहायक उद्देश्य क्या है इसका? त्रुटियों का पता लगाना। ठीक है, दूसरा है छल कपट का पता लगाना। छल कपट का पता लगाना, अब आप इन दोनों में डिफरेंस करते हैं, त्रुटि क्या होती है और छल कपट, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम शॉर्ट में समझते हैं। फिर है आपका त्रुटियों को रोकना, जो गलतियां हो रही हैं उनको रोकना। ठीक है, तो ये हमारा त्रुटियों को पता लगाना, छल कपट। हम जो है शॉर्ट में इसका डिफरेंस समझ लें। सहायक उद्देश्य जो है त्रुटि क्या होता है और छल कपट, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। छल कपट, देखिए छल कपट जो है ये अंतर आ सकता है या आपको चीजें लिखने को आ सकती हैं। तो छल कपट जानबूझकर किया जाता है और त्रुटि क्या होती है? अनजाने में की जाती है। ठीक है, जैसे छल कपट में गबन शामिल है, संपत्तियों की चोरी शामिल है, गलत बिल जो है वो है, और त्रुटि जो होती है, गलती जो है वो अनजाने में हो जाती है। तो त्रुटि कितने प्रकार की हो सकती है? फिर ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो त्रुटि और छल कपट में अंतर समझ में आया? छल कपट जो है जानबूझकर किसी कंपनी मतलब जो भी कर्मचारी है उस संस्था का, उसके द्वारा जानबूझकर किया जाता है। और गलती जो है वो हो जाती है, कभी जो है सैद्धांतिक गलती, अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं तब मैं और समझाऊंगी। अब इसके बाद जो है हमारा है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, इसमें 2 पॉइंट आएंगे आपके, आंतरिक उद्देश्य और बाह्य उद्देश्य। सामाजिक मतलब जब अंकेक्षण कार्य कर रहा है, हिसाब किताब को जांचने का कार्य कर रहा है, तो आंतरिक उद्देश्य मतलब क्या रहे कि संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का धोखा ना हो। तो आंतरिक मतलब
जब संस्था के अंदर के जो कर्मचारी हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ऋण पत्रधारी हैं, उनका जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब किताब की जांच करवाई जाए। और बाह्य उद्देश्य मतलब बाहर के तो सरकार हो सकती है, ऋणदाता जो हैं वो हो सकते हैं, ग्राहक हो सकते हैं। तो जब संस्था के बाहर के व्यक्तियों के लिए जब अंकेक्षण करवाया जाए, उनको किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तब उसे हम कहेंगे यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अन्य उद्देश्य। अदर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो इसके अलावा जो है अन्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? कर्मचारियों पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना। क्या होता है कि जब पता लगता है कि अकाउंट चेक करने कोई आ रहा है संस्था में, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी उद्देश्य, कि जैसे ही संस्था में यह खबर फैलती है कि आज जो है इंस्पेक्शन के लिए चेक करने आ रहे हैं, तो क्या होता है, कर्मचारी जो है वो व्यवस्थित काम करते हैं, सही काम करते हैं। तो अंकेक्षण का एक अन्य उद्देश्य में पहला क्या है? कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना। ठीक है, समझ में आया आपको कि नैतिक दबाव डालना कैसे? कि जैसे ही अंकेक्षण की खबर संस्था में मिलती है तो सभी कर्मचारियों पर एक मॉरल जो है दबाव पड़ता है कि आज तो चेकिंग होने वाली है, तो हमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करनी है। और यदि यही चेकिंग जो है हर महीने की 30 तारीख को रख दी जाए तो क्या होगा, जो कर्मचारी है वो संभल कर काम करेगा कि अब 30 दिन तक जो है मेरी चेकिंग होगी, अगले 30वें दिन तो वो गड़बड़ी नहीं करेगा। ठीक है। फिर अन्य उद्देश्य में वैधानिक आवश्यकता। कंपनीज एक्ट में जो है बहुत सारी जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपना ऑडिटिंग करवाना, मतलब अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। तो बहुत सारी जगह पे जो है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा, जैसे सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं उनको अपना अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। फिर जितने भी एनजीओज हैं जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वृद्धाश्रम बोल लें, अनाथाश्रम बोल लें, तो वो सभी के लिए जो है वो क्या है, वैधानिक आवश्यकता है कि आपको अंकेक्षण का कार्य करवाना है। तो ये हुए हमारे उद्देश्य। तो जब आपको उद्देश्य लिखने को आए तो आप प्लीज जो है इस तरीके से चार्ट बनाकर करें। ठीक है। अब जो है लाभ यदि आते हैं तो आप लाभ लिख सकते हैं। तो लाभ लिखने के लिए मुख्य लाभ, खातों की जांच हो जाती है, फिर सत्यता की जांच हो जाती है कि हमारे द्वारा जो अकाउंट रखे गए हैं वो सही हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा सहायक लाभ क्या होते हैं? यदि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी है, गलती हो गई है, कोई अमाउंट ज्यादा लिखा गई है, जीरो की गड़बड़ हो गई है, कोई गलत लिखा गई है, पता लग जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई छल कपट हुआ है तो वो हमें पता लग जाता है। तो जब लाभ आप लिखें तो आप इसकी लैंग्वेज जब डीलिंग करें तो वो चेंज कर दें। ठीक है। अब जब मैं बात कर रही थी कि त्रुटि और छल कपट, तो त्रुटि कितने प्रकार की होती है हम उसको समझ लें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो त्रुटि कितने प्रकार की होती है? तो पहली त्रुटि आपकी होगी, इसका भी डायग्राम बनाकर प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो पहली त्रुटि भूल संबंधी, भूल गए। ठीक है, होती है, मैंने बताया ना, ये त्रुटि मीन्स क्या होता है कि अनजाने में हो जाती है। तो पहली हम लिखना भूल गए हैं, ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए का माल खरीदा था, हम लिखना भूल गए, हमने 25,000 रुपए का पेमेंट कर दिया था, हम लिखना भूल गए, तो भूल संबंधी जो है त्रुटि हो सकती है। दूसरा होता है आपकी सैद्धांतिक। सैद्धांतिक त्रुटि मतलब होता है हम अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गलत कर दिए हों। कैसे? जैसे कि हमने संपत्ति खरीदी तो वो पूंजीगत व्यय है और हमने उसको आयगत लिख दिया। ठीक है। हमने संपत्ति की मरम्मत करवाई तो ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, हमने इसको क्या लिख दिया कि ये पूंजीगत खर्चा है। तो इस तरीके से जो है हमारी सैद्धांतिक त्रुटि हो सकती है। व्यक्तिगत खर्चा था, पर्सनल एक्सपेंसेस थे, हमने इसको क्या किया है कि हमने बिजनेस का एक्सपेंडिचर मान लिया है। तो सैद्धांतिक गलती मतलब कि हम ये नहीं डिफाइन कर पाए, अंतर नहीं समझ पाए
कि कौन से व्यय जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, कौन से पूंजीगत हैं, तो हम सिद्धांत संबंधी हमसे गलती हो गई है। फिर पूरक गलती, पूरक त्रुटि होती है, मतलब गलती ऐसी हो जाती है, जैसे पूरक त्रुटि का एग्जाम्पल मैं बताऊं, यहाँ ऊपर लिख रही हूं कि मिस्टर ए को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, तो क्या एंट्री करते हैं आप, ए डेबिट टू कैश, और आपने गलती से यहाँ पे क्या कर दिया, मिस्टर बी को डेबिट कर दिया, मिस्टर बी को डेबिट कर दिया, तो क्या अंतर हुआ, आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो मिल जाएगा, लेकिन इसको बोलेंगे कि पूरक गलती हो गई है। तो ये जो है आपकी तीसरे प्रकार की गलती हो गई, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं त्रुटि के प्रकार। फिर चौथे प्रकार की त्रुटि जो है वो अकाउंटिंग रिलेटेड, लेखे संबंधी हो जाती है हमारी। जर्नल एंट्री से जब हम लेजर बनाते हैं तो हमारी अमाउंट 2,000 रुपए लिखनी थी, 200 ही लिखी हमने, ठीक है। यदि हमें जो है 10% डिस्काउंट देना था, हम 10% डिस्काउंट देना भूल गए, या फिर जो है हम संपत्ति खरीदी थी और हमने इसको क्रय मान लिया, तो इस प्रकार की अकाउंटिंग से रिलेटेड भी मिस्टेक हो सकती है। तो स्टूडेंट, आपको अंकेक्षण के उद्देश्य और त्रुटि कितने प्रकार की होती है, छल कपट या त्रुटि में क्या अंतर होता है, ये समझ में आया। तो ये हुआ हमारा उद्देश्य, और स्टूडेंट्स ये लाभ भी हैं। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। इसे भी जो है हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, तो एग्जाम में यदि आता है तो आप भी जो है डायग्राम के थ्रू बनाएं, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में पहला हम देखेंगे वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग। इसमें कौन कौन से आएंगे, पहला आ जाएगा आपका यहाँ पे वैधानिक अंकेक्षण में कंपनियों का अंकेक्षण, कंपनियों का। दूसरा आ जाएगा जितनी भी ट्रस्ट होती हैं उनका अनिवार्य है ट्रस्ट का अंकेक्षण, और तीसरा जो है आपका अन्य जो संस्थाएं होती हैं जिनका कंपलसरी है। अन्य में कौन कौन सी आ जाएंगी, बैंकिंग हो गई जैसे, इनका कंपलसरी है, बीमा संस्थाएं हो गई, इनका अपने अधिनियम के अनुसार जो है करवाना कंपलसरी है। तो वैधानिक अंकेक्षण का आशय जब आप लिखेंगे तो ऐसा अंकेक्षण जिसका भारत सरकार के द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य हो, ठीक है, अकाउंट चेक करवाना अनिवार्य हो। जैसे कि कंपनी है, तो वर्तमान में जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें सीमित दायित्व वाली जितनी भी कंपनियां हैं, कौन सी, सीमित दायित्व वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसे ट्रस्ट बनाई जाती है, किन के लिए, जैसे विधवाओं के लिए ट्रस्ट बनाई गई है, या अनाथ बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाई गई है, जिनका पूरा जो है पैसों का अरेंजमेंट ट्रस्ट के थ्रू होता है, पूरा एक्सपेंडिचर। तो ऐसी संस्थाएं जो इन सब पर्पस के लिए, उद्देश्यों के लिए काम कर रही है, उन सभी ट्रस्ट का भी अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, ठीक है। और अन्य जो है, अन्य में हम एग्जांपल ले रहे हैं बैंकिंग और बीमा संस्थाएं ऐसी, तो इन सब संस्थाओं का वैधानिक नियम के अनुसार अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। जैसे बैंकिंग की बात करें तो 1949 जो बैंकिंग अधिनियम है उसके अंतर्गत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, ठीक है। फिर हम सेकंड टाइप देखेंगे निजी, प्राइवेट। तो निजी में जो है आपका आ जाएगा सोल ट्रेडरशिप, एकाकी व्यापार। दूसरा आ जाएगा साझेदारी फर्म, और तीसरा आ जाएगा अदर्स। तो निजी में जो है आपका, अदर्स मतलब प्राइवेट सभा, कोई सी भी प्राइवेट संस्था है जिसको करवाना है। निजी मतलब होगा यहाँ पर कि किसी भी अधिनियम के अंतर्गत इन संस्थाओं का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन संस्थाओं को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर यदि अंकेक्षण करवाना है, अपने अकाउंट्स को चेक करवाना है, तो वो करवा सकती है।
अब एकाकी व्यापार, तो एकाकी व्यापार जो है कोई भी व्यक्ति यदि करवाना, कोई व्यापारी जो है अंकेक्षण करवाना चाहता है करवा सकता है। ऐसी साझेदारी फर्म जो है वो करवाना चाहती है तो करवा लेगी। अन्य कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, कोई संस्था हो गई है, वो करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है। तीसरा प्रकार हम देखेंगे सरकारी अंकेक्षण। गवर्नमेंट जो है इनको तो कंपलसरी है, तो सरकारी अंकेक्षण जो है सरकारी जितनी भी संस्थाएं होती हैं जो सरकार के अधीन होती हैं उन सभी को अपना ऑडिट करवाना, ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। जैसे कि महाविद्यालय हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज जो हो गया, वो यदि हम बात करें सरकारी स्कूल जितने भी होते हैं, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सभी संस्थाओं को सरकार मतलब अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। तो इन सभी सरकारी संस्थाओं के अंकेक्षण को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सरकारी अंकेक्षण। फिर हम बात करें आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल, ये जो है आपको अलग से सेपरेट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है। जब किसी अंकेक्षक की नियुक्ति अपनी संस्था में एक कर्मचारी के रूप में हमेशा के लिए कर दी जाए। जैसे कि किसी संस्था में मैनेजर होता है, ऐसे ही एक अंकेक्षक को नियुक्त कर दिया जाए जो साल भर क्या काम करेगा, अंकेक्षण का कार्य करेगा। जनरली बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती हैं वे स्टार्टिंग से ही अपनी कंपनी में एक सीए को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर देती हैं, तो सारा अकाउंटिंग का वर्क जो होता है वो उस सीए के अंडर में ही कंप्लीट होता है। तो दोनों काम एक साथ चलते हैं कि आपके अकाउंट भी नियमानुसार बनते रहते हैं और जो मिस्टेक्स हो जाती हैं या होने वाली रहती हैं उसके संबंध में सीए जो है वो इंडिकेट कर देता है। तो आंतरिक अंकेक्षण में जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो सीए होता है, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो क्या होता है, एक कर्मचारी होता है और साल भर, वर्ष भर काम करता है। ठीक है, एक कर्मचारी के रूप में काम करता है और दिन प्रतिदिन की सारी व्यवसायिक गतिविधियों पर उसकी नजर रहती है और अकाउंटिंग जो है उसके हिसाब से ही बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम अगले लेंगे व्यवसायिक अंकेक्षण, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। ठीक है, व्यवसायिक अंकेक्षण, बिजनेस ऑडिटिंग। इसमें सबसे पहला लेंगे हम चालू या निरंतर। निरंतर अंकेक्षण, इसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। ये चालू या निरंतर अंकेक्षण जो है आपको अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके हम पॉइंट समझ लेते हैं। ये आंतरिक अंकेक्षण का ही एक प्रकार है। चालू अंकेक्षण, जब अंकेक्षण का कार्य मतलब हिसाब किताब को जांचने का कार्य साल भर चलता रहता है। नाम से स्पष्ट है, जब अकाउंटिंग की चेकिंग का वर्क जो है कंटिन्यूअसली साल भर चलता रहता है, तो वो कब संभव होगा, जब आपने सीए को एक कर्मचारी के रूप में अपॉइंट किया होगा। तो ये दोनों चीजें जो है जस्ट सेम है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें माइनर डिफरेंस। तो जब जो है अंकेक्षण का कार्य निरंतर चलता रहता है और सीए के अंडर से ही सारी चीजें चेक होती हैं, सीए जो है रेगुलरली संस्था के अकाउंट्स को वॉच करता है, चेक करता रहता है और डेली की गलतियों को निकालता है, तो उसे कहते हैं हम चालू या निरंतर अंकेक्षण। अब मैंने आपको बोला कि इसका एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम इसका जो है एक समझ लें इसकी उसको। तो चालू अंकेक्षण या आपको एक सेपरेट क्वेश्चन यदि आता है तो आपको इसका आशय लिखना है और इसके लाभ और दोष लिखना है। तो यदि अकाउंटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट चेक करने का काम जो है वह रोज चलता रहेगा, तो क्या क्या लाभ होंगे। पहला तो विस्तृत या गहन जांच हो जाएगी। ठीक है, वो डेली आएगा तो उसको पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीजें पता रहेंगी। फिर त्रुटियों और गबन मतलब त्रुटि या छल कपट का जो है हमें तुरंत ही पता लग जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो डेली आ रहा है। फिर तीसरा, फाइनल अकाउंट जो है वो जल्दी तैयार हो जाएंगे, अंतिम खाते शीघ्र जल्दी तैयार हो जाएंगे,
क्योंकि डे टू डे अकाउंट चेक हो रहे हैं। फिर कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव बना रहेगा, मतलब कर्मचारी पूरा अवेयरनेस से काम करेंगे। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट रोज आने वाला है, डेली आना, कभी भी आके चेक कर सकता है, तो कर्मचारी जो है किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करेंगे। फिर ये आपका कार्य प्रणाली बेहतर होगी, ठीक है, कार्य प्रणाली वर्क इफिशियंसी जो है वो सही रहेगी। अब दोष क्या है, इसके क्या नुकसान है? रोज चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है, रोज अकाउंटिंग की चेक हो रही है, तो क्या हो सकता है? हाँ, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट डेली आएगा तो एक दूसरे के व्यवहार से परिचित हो जाते हैं, तो मैनेजर को पता होगा कि अकाउंटेंट इतने बजे आने वाला है और इस तरीके से चेक करेगा, व्यवहार से परिचित हो जाते हैं, तो वो व्यवहार का नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि मैनेजर को जो है पता रहेगा कि अकाउंटेंट आएगा और ये फाइलें देखेगा और इतने बजे चला जाएगा, तो गड़बड़ी होने की संभावना जो है, अंकों में परिवर्तन बहुत इजी है, क्योंकि एक दूसरे के व्यवहार से समझ जाते हैं, डेली की हैबिट से जो है पता लग जाता है। फिर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब अकाउंट चेक करने के लिए रोज रोज बुलाया जाएगा तो जो डेली रूटीन के काम है उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। फिर तीसरा, नैतिक प्रभाव कम। कैसे? हम यहाँ लिख रहे हैं कि नैतिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका नैतिक प्रभाव का नकारात्मक असर भी हो सकता है। यदि रोज रोज जो है किसी अकाउंटेंट के जो है कैश बुक रोज रोज चेक की जाए, अकाउंटिंग रोज रोज चेक की जाए, तो क्या होगा कि जो मॉरल है, अकाउंटेंट का जो मॉरल है, जो खाता बही में एंट्री कर रहा है, उसका मॉरल डाउन भी होगा। तो इस तरीके से आपको यदि कंटिन्यूस निरंतर अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में आए तो आप इस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चालू या निरंतर, जो कंटिन्यूस चलता है। फिर वार्षिक, नाम से क्लियर, जब खाता बहियों को या हिसाब किताब को वर्ष के अंत में चेक करवाया जाता है तो वो होता है वार्षिक अंकेक्षण। वर्ष के अंत में जब हमारे अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जब किसी संस्था के द्वारा हिसाब किताब की जांच करवाई जाती है तो वो होता है एनुअल ऑडिटिंग। ऐसे तीसरा देख लें हम, अंतरिम। जब वर्ष के मध्य में, हमारा वर्ष जो है यदि 1 जनवरी से 31 दिसंबर चल रहा है और वर्ष के मध्य में जब अकाउंटिंग की चेकिंग की जाए, जब भी ऐसा लग रहा है बीच में ऑनर को ऐसा कुछ डाउट हो रहा है कि अकाउंटिंग से कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ खातों से गड़बड़ी की गई है, या अब उन्हें लाभांश बांटना है, दिवाली का समय है, बोनस बांटना है, तो वो फिर जो ऑडिटिंग करवाएगा, अंकेक्षण करवाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? अंतरिम अंकेक्षण, ठीक है। इंटरिम क्या है, इसका ध्यान रखेंगे आप, वर्ष के मध्य में जब भी आवश्यकता हो, ठीक है। चौथा होता है आपका सामयिक। सामयिक मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से, नाम अलग अलग हैं। जब ऑडिटिंग का काम, अंकेक्षण का कार्य टाइम पीरियड के हिसाब से करवाया जाए तब जो ऑडिटिंग कहलाती है वो सामयिक कहलाती है। हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है हाफ ईयरली हो सकता है कि 4 महीने बाद हो, तो डिपेंड ऑन सिचुएशन। फिर ऐसे ही कर का अंकेक्षण होता है, जो टैक्स आपने बनाया है, कर बनाया है, उसकी भी ऑडिटिंग होती है। तो ये सब संस्था की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती है। ऐसी लागत अंकेक्षण होता है। कॉस्ट का भी अंकेक्षण, कंपनीज एक्ट 2013 में जो है लागत का भी आप ऑडिट करवा सकते हैं। इट मीन्स, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें कोई चीज आप बना रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि जो मेरी कॉस्ट, जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, उसकी कॉस्ट जो है सही जा रही है, नहीं जा रही है, बिल वाउचर रखे वो सही है कि नहीं, तो उसकी भी ऑडिटिंग करवा सकते हैं। ऐसे आपका पर्यावरण की भी होती है। पर्यावरण अंकेक्षण भी होता है कि संस्था के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, सही पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है। जनरली जहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण होता है प्रोडक्ट को बनाने से, वहां पे ये पर्यावरण अंकेक्षण भी करवाया जाता है। फिर कभी कभी आंतरिक अंकेक्षण भी करवाया जाता है। आंतरिक और बाहर की संस्था में जो कर्मचारी हैं उनको
सभी सुविधाएं प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। आंतरिक मतलब ग्रेजुटी हुआ, पेंशन हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो मेडिकल फैसिलिटी की क्या सुविधाएं हैं, छुट्टियों के संबंध में क्या सुविधाएं हैं, मैटरनिटी लीव के संबंध में क्या है। तो ऐसी जब चीजों का ऑडिटिंग करवाई जाए तो उसको बोलते हैं आंतरिक। बाह्य मतलब समाज के बाहर के व्यक्तियों के साथ संस्था का किस प्रकार की बिहेवियरशिप है, किस प्रकार का जो है अकाउंटिंग मेंटेन की जा रही है, यदि किसी कर्मचारी को लोन दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है या इस प्रकार की, तो बाहर के समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां, सड़क बनवाना, रोड बनवाना, इस तरह की गतिविधियों को चेक करने के लिए जो ऑडिटिंग की जाती है वो होती है आपकी बाह्य ऑडिटिंग। तो ये हुआ हमारा प्रकार। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको वैधानिक को भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है या फिर इनमें से किसी एक को आ सकता है। अच्छा, इसमें आपको छोटे छोटे डिफरेंस भी आ सकते हैं, जैसे कि चालू और वार्षिक, इसमें आपको अंतर बताना है। तो चालू और वार्षिक में अंतर, यदि मीनिंग समझ में आ गया है आपको तो आप अंतर आसानी से बना सकते हैं। चालू मतलब वर्ष भर चलता है, वार्षिक मतलब वर्ष के अंत में होता है। इसमें प्रतिदिन खाते चेक किए जाते हैं, इसमें वर्ष के अंत में किए जाते हैं। इसमें अंतिम खाते जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर के उसके निर्देश में ही तैयार किए जाते हैं। इसमें खाते मैनेजर या अकाउंटेंट जो है उसके द्वारा तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो है चेक किए जाते हैं। इसमें जो है छल कपट का पता उसी समय लग जाता है, इसमें छल कपट का पता अंत में लगता है। तो इस प्रकार से मीनिंग समझ में आता है। तो अंतरिम और वार्षिक में अंतर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपको लिखते बन जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है अंकेक्षण के सिद्धांत। तो अंकेक्षण के सिद्धांत यदि आपको आते हैं तो आपको इसमें ये चीजें लिखनी है कि अंकेक्षण कैसा होना चाहिए। शुड बी वाली कंडीशन इसमें लिखनी है। तो सत्यता का सिद्धांत, ठीक है, सत्य होनी चाहिए जो भी अंकेक्षण का कार्य कर रहा है। दूसरा, प्रमाणन का सिद्धांत, जो प्रमाणन मीन्स क्या होता है, वाउचिंग। तो ऑडिटिंग जो है वो प्रमाणन के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा जो है आपका भौतिक सत्यापन का सिद्धांत, जो भी ऑडिटर जो अंकेक्षक है वो जो अकाउंट को चेक कर रहा है वह भौतिक सत्यापन भी कर ले, तो उसका सिद्धांत होना चाहिए। स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो अकाउंट चेक करने आ रहा है व्यक्ति, ऑडिटर, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे फ्रीडम होनी चाहिए। यदि किसी बंधन में या किसी दबाव में वो अकाउंट को चेक करेगा तो निश्चित ही अंकेक्षण की जो रिपोर्ट है वो हमारी सही नहीं आ पाएगी। फिर जो है इसके बाद प्रकटता का सिद्धांत, डिस्क्लोजर। अंकेक्षण में व्यापारी के द्वारा, व्यावसायिक संस्था के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लियरली प्रकट होनी चाहिए। कोई भी हिसाब किताब में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांत आते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर अंकेक्षण की विधियां, अकाउंट चेक करने के लिए आप कितनी प्रकार की मेथड्स यूज कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि आप ऑडिटर हैं, अकाउंट को चेक करना है, तो आप कितने तरीके से अकाउंट को चेक कर सकते हैं। तो पहला है हमारा भौतिक सत्यापन, भौतिक जांच, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं भौतिक गणना, ये सब आपके अकाउंट्स चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप परीक्षण जांच, इसको बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं अभी। चौथा आप कर सकते हैं रूटीन नैतिक जांच, रूटीन चेकअप, ठीक है। फोर्थ है हमारा नैतिक जांच, रूटीन चेकअप, इस पे हम डिस्कस और करेंगे क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन भी बनता है। फिर अगला है प्रमाणन। प्रमाणन मीन्स मैंने क्या बताया, वाउचिंग, ठीक है। वाउचिंग के थ्रू भी जो है हम अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। फिर पूछताछ, ये हम कर सकते हैं। सातवां गहन जांच, डेप्थ चेकिंग, ये हम कर सकते हैं। आठवां
हिसाब किताब मतलब जो अकाउंटिंग रखी गई है उसकी पुस्तकों की जांच हम कर सकते हैं। और जो है हम अकाउंट्स को चेक करने के लिए और क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट रखे गए हैं मूल प्रपत्र उनको हम चेक कर सकते हैं। तो आपको यदि अंकेक्षण की विधियां लिखने को आती है कि कितने तरीकों से, कितने पैटर्न से आप ऑडिटिंग कर सकते हैं, किसी संस्था की जांच कर सकते हैं हिसाब किताब की, तो ये आपके पास मेथड्स हैं। भौतिक जांच मतलब जैसे लिखी है कि एसेट्स 5 प्रकार की एसेट्स लिखी है, फर्नीचर लिखा है उसमें 5 प्रकार का, तो आप जाकर उसे चेक करके आइए कि 5 प्रकार का फर्नीचर, उसको बोलेंगे भौतिक। भौतिक गणना, फिजिकल कैलकुलेशन, तो जो स्टॉक में यदि वो सामान बता रहे हैं कि 10 बोरी सामान है तो ऑडिटर जाकर यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन करेगा कि हाँ इतनी है। परीक्षण जांच और नैतिक जांच, इसको हम समझ लेते हैं। तो परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग मीन्स होता है जब संस्था बहुत बड़ी होती है, टेस्ट चेकिंग परीक्षण जांच, और एक है आपकी नैतिक जांच। टेस्ट चेकिंग में जो ऑडिटर होता है, अंकेक्षक होता है, उसके द्वारा कुछ मदें चेक की जाती हैं और उस आधार पर वो क्या बोल देता है कि सभी आइटम सही हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि घर में जब खाना बनाया जाता है तो उसमें कुछ जैसे दाल बन रही है तो चम्मच में दाल लेकर चेक कर लिया जाता है कि दाल पूरी पकी है या नहीं है, वो डिसीजन हो जाता है। सेम ऐसे ही परीक्षण जांच में कुछ मदों को ऑडिटर के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा चेक कर लिया जाता है और उस आधार पर ही वह निष्कर्ष दे देता है कि संस्था के द्वारा सभी मदें सही रखी गई हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट होती है रूटीन चेकअप। तो इसके अंतर्गत वही जो चालू अंकेक्षण में था हमारा कि इसके अंतर्गत अंकेक्षक के द्वारा हिसाब किताब की पूरी चेकिंग दिन प्रतिदिन की जाती है और इसमें जो है विस्तृत जांच होती, गहन, डेप्थ। चूंकि आप डेली इसमें चेकिंग करेंगे तो एक भी आइटम जो है आपका जांच करने से नहीं छूटेगा, सभी आइटम की आप खुद ही पूरी चेकिंग करेंगे। तो परीक्षण में केवल कुछ मदों की चेकिंग करके पूरे का रिजल्ट दे दिया जाता है और रूटीन चेकअप में जो है नैतिक जांच में दिन प्रतिदिन प्रत्येक आइटम की चेकिंग की जाती है अंकेक्षक के द्वारा और विस्तृत जांच की जाती है, गहन जांच की जाती है और रिजल्ट दिया जाता है। तो यदि आपको सेपरेटली ये क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है कि अंकेक्षण कार्यक्रम की विधि, किस प्रकार से अंकेक्षण का कार्यक्रम बनाया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की प्रोसेस आपको बतानी है। तो एक ऑडिटर है, मतलब अंकेक्षक है मिस्टर मदन, इन्हें किसी संस्था की अकाउंट्स की चेक करने जाना है। तो वो जो है एक प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा कार्यक्रम बनाएंगे कि किस तरीके से उन्हें उस पर्टिकुलर संस्था की चेकिंग करने जाना है। तो सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र का निर्धारण। इसमें वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितना कार्य करना है, एरिया डिसाइड करेंगे कि मुझे जो संस्था के मालिक है उसने किस उद्देश्य से बुलाया है, केवल रोकड़ पुस्तक की जांच करने बुलाया है। तो कार्य क्षेत्र का निर्धारण सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद संस्था से संबंधित जानकारी, इसके बाद मिस्टर मदन के द्वारा जिस संस्था में चेक करने जाना है अकाउंट, उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। पूरी जानकारी मतलब क्या क्या जानकारी लेंगे, पहले नियमावली पूरी बुलवा के पहले से ही मिस्टर मदन पढ़ लेंगे। हिसाब किताब की कौन सी पद्धति यूज की जाती है वो पूरी समझ लेंगे। तीसरा, कितने समय बाद जो है उनका हिसाब तैयार होता है, समयावधि क्या है वो देख लेंगे। इसके साथ व्यक्ति कौन कौन इन्वॉल्व है और अकाउंट बनाने में, ठीक है, कर्मचारी कितने हैं संस्था में, संस्था का
बिजनेस क्या है, कितने लेवल तक फैला हुआ है, वो सारी जानकारी लेकर वो कार्यक्रम बनाएंगे। ठीक है, अब संस्था की पूरी जानकारी हो गई। इसके बाद जो है उन्होंने क्या कर लिया कि पूरा संस्था का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। इसके बाद वो वहां के मालिक से संपर्क करेंगे। नियोक्ता को स्पष्ट निर्देश, संस्था के जो मालिक हैं उनको पूरे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देंगे ताकि जिस दिन मिस्टर मदन संस्था में जाएं तो उन्हें पूरे हिसाब किताब जो है उनकी बुक्स पूरी तैयार मिले। तो नियोक्ता को अंकेक्षक जो है पूरे स्पष्ट निर्देश दे देंगे कि ये सामान जो है ये पुस्तकें, अकाउंटिंग की बुक्स आप रेडी रखें। और इसके बाद जो है कार्यक्रम तय होगा, अंकेक्षण का कार्यक्रम तय होगा। अब मिस्टर मदन अकाउंट चेक करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। तो इसमें जो है अंकेक्षक क्या करेंगे, कार्य का विभाजन अपने अंडर में जो है, यदि उनके अंडर में 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑडिटर के अंडर में, तो वो क्या करेंगे, अब कार्यक्रम कैसे बनाएंगे, तो उसके अंतर्गत आप लिखेंगे कार्य का विभाजन करेंगे, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, इस हिसाब से मिस्टर मदन जो है अपने अंडर में जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनमें कार्य का विभाजन करेंगे, कार्य की सीमाएं बताएंगे अपने अंडर में एम्प्लॉय को। ठीक है, फिर समयावधि बताएंगे कि इतनी समयावधि में कंप्लीट करना है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे कि इन नियमों के अंतर्गत हमें अकाउंट्स की बुक्स और अकाउंट्स जो है वो चेक करने हैं। ये कार्यक्रम जो है ऑडिटर के द्वारा पूरा बनाया जाएगा और उसके बाद जो है पूरे कार्यक्रम के अकॉर्डिंग पूरी क्या होगी, चेकिंग हो जाएगी। उसके बाद अंकेक्षण क्या बनाएगा, रिपोर्ट। अंत में अंकेक्षक के द्वारा उस कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट बना दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको अंकेक्षण कार्यक्रम आता है तो आप इसको लिखेंगे। इसके लाभ हानि आते हैं तो मीनिंग समझ में आया तो आप इसके लाभ हानि भी लिख सकते हैं। ठीक है।